उसमें आपसे हम तहकीकात वाला कुछ नहीं पूछेंगे। नहीं समझते। गलत थोड़ी हो रहा है साहब। नहीं नहीं नहीं, तब हम तो झाँप के पूरे खेल के जीता है आज नीतीश, पूरा खुश है। मेरी ही गाड़ी है बार बार। बाकी सबके हाँ ठीक है, उसके बिलाल का है। बहुत ताकत हो जी, लेकिन तोर अंदर माने पड़ता हूँ। ताकत ने कलेजा। हाँ वही चीज, सबके पास की चीज नहीं हो। बोलिए थोड़ा सा। बताइए, अपने पक्ष में बता दीजिए क्या कारण रहा, क्या हुआ था। क्या किए थे बिलाल, बता। आप बताइए। बड़े वाले साहब कौन सा है? हाँ नहीं बोलेगा तो क्या है, तू जान दे रहा है, बोलेगा ना रे बाबा। आप बोल रहे हैं लाइक बहुत सोशल मीडिया में कुछ जहर फैलाने वाले बहुत सारे तत्व, अच्छे लोग बहुत है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जो जहर फैलाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके लिए पैसा मिलता है उसको वो काम करने के लिए। ये और सुपारी किलर में अंतर नहीं है। सुपारी किलर जो है सीधे पैसा लेकर किसी का हत्या करते हैं, और ये जो सोशल मीडिया में जहर फैलाने वाला जो ग्रुप है वो रुपया लेके पूरे समाज को दूषित करते हैं। अब कुछ लोग लिखा रांची का निर्भया को जस्टिस फॉर रांची निर्भया, वैसा लोगों को हम लोग नोटिस भेज रहा है। जब आप इतना जवाबदेही ढंग से अपना ट्विटर हैंडल में हो, फेसबुक में हो, लिख दिया कि रांची का निर्भया है, इसका जस्टिस दो, निश्चित रूप से आपको पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। तब आप आइए, हम आपको नोटिस दे रहा है, बताइए आप क्या जानते हैं उनके बारे में। रांची का निर्भया है तो कौन कौन लोग उनके साथ बलात्कार किया है, आपको ये सूचना कैसा मिली है? या तो आप यू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, क्लियर योर स्टैंड, नहीं तो आपके विरुद्ध हम लोग मामला चलाएंगे। और कोई घटना घटते ही पुलिस वालों पर हमला कर देना, राज्य के मुख्यमंत्री का काफिला रोककर पथराव करने की कोशिश करना, ये अपराध से जनित आक्रोश नहीं है। ये अपराध का आड़ में, उसकी आड़ में कोई दूसरा प्रयोजन के लिए करने वाले एक कुकृत्य है और पूर्ण रूप से आपराधिक कृत्य है। और इस मामला में आप जानते हैं कि 76 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज है, 36 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी का भी गिरफ्तारी होगी। मैं तो सलाह यही दूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द न्यायालय में आत्मसमर्पण कर ले जिनका नाम है, नहीं है तो फिर आपको पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सिरकटी लाश मिलने के बाद लोग उस अभागी महिला का धर्म भी निर्धारित कर दिया, जात भी निर्धारित कर दिया, उनके साथ गैंगरेप हुआ ये भी निर्धारित कर दिया है, और कुछ अन्य एजेंसियों से जांच कराने का भी डिमांड रखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इतना अनैतिक काम आप लोग मत करें। जहाँ जहाँ एक महिला का लाश मिलती है, इस कंक्लूजन पर कूद जाना कि उनके साथ गैंगरेप होकर मार दिया गया, ये भी एक विकृत मानसिकता है, सिकनिंग मेंटालिटी। जब ऐसा कोई लाश मिलती है, पुलिस हर एंगल से, जो एंगल ये लोग बता रहा है उसको भी हर एंगल से जांच करते हैं, कोई एंगल छोड़ते नहीं। अभी कुछ देर पूर्व मेरा एक कोलीग, एक जिला के एसपी से मेरा बात हो रहा था, जिसका कल से प्रचार किया जा रहा है कि एक महिला का लाश मिली, उनके साथ गैंगरेप करके मारने का शंका है। उनकी उम्र लगभग 70 साल है। दुर्भाग्यवश वो बहुत अधिक शराब पीने के आदी है। हाट बाज़ार में कुछ बेचती थी, बहुत शराब पीती थी, आया रास्ता में उनका लाश मिली। जांच चल रहा है, हो सकता है फांसी दो।
जस्टिस फॉर पूजा, 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 जस्टिस फॉर पूजा, पूजा, पूजा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट रही पूजा भारती की हत्या को लेकर पूरा झारखंड सदमे में है। जिस तरह उसके हाथ और पांव बांधकर डैम में फेंका गया, उसके हत्यारों की दरिंदगी को जाहिर कर दिया गया है। पूजा भारती हत्याकांड मामले में पूरा राज्य जस्टिस की मांग कर रहा, तो वहीं पूजा के गृह क्षेत्र गोड्डा जिला में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और पूजा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। लोगों का साफ कहना है कि इस तरह की घटना से लोगों में काफ़ी डर है। ऐसे में कोई अपने बच्चों को घर से बाहर पढ़ने के लिए कैसे भेजे? उस शिक्षा के लिए शहर से दूर जाना उनकी मजबूरी है। यदि पढ़ने वाली बेटियां ही असुरक्षित हो जाए तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को बलि देना चाहेगा? जबकि इस पर रामगढ़ जिला में आजसू पार्टी ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। गौरतलब है कि मेडिकल स्टूडेंट पूजा भारती एग्जाम देने के लिए हॉस्टल से निकली थी, लेकिन कॉलेज नहीं पहुंची और दूसरे दिन उसकी लाश रामगढ़ के पतरातू डैम में हाथ और पांव बंधे हुए मिले। दृष्टिनाथ चैनल पूजा को जस्टिस मिलने तक लगातार उसकी खबरें आप तक पहुंचाते रहेगा ताकि पुलिस पर दबाव हो और हत्यारों की गिरफ्तारी हो सके। गौरतलब है कि इस पर पूजा भारती हत्याकांड ने पुलिस की दबिश तेज हो गई है। डीजीपी के द्वारा गठित 17 सदस्यीय टीम लगातार छापेमारी कर रही और हत्याकांड का गोड्डा से भी तार जुड़े रहने की आशंका है। इस संदर्भ में गांधीनगर व रामनगर से 4 युवकों को एसआईटी टीम ने गिरफ्तार किया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किन किन युवकों को पूछताछ के लिए ले जाया गया। रामगढ़ जिले के पतरातू डैम में हाथ पैर बंधी मिली मेडिकल स्टूडेंट पूजा भारती की लाश ने आज कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या झारखंड में अब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या हम अपनी बेटियों और बहनों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बाहर नहीं भेज सकते? क्या हर बेटी का हर्ष ऐसा ही होगा? आप सोच रहे हैं कि हम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? दरअसल रांची में सूफिया के सर धड़ से अलग कर और अब रामगढ़ के पतरातू में पूजा के हाथ पैर बांधकर जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई, आज सवाल पूछने को मजबूर करता है। फिलहाल हम आज सिर्फ पूजा भारती के इंसाफ के लिए कटिबद्ध हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि पूजा पढ़ने में कैसी थी और उसके घर वालों का भी क्या हाल है। गोड्डा के लोहिया नगर की रहने वाली पूजा भारती अपने पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ब्रिलियंट थी। उसकी शुरुआती पढ़ाई वो गोड्डा के सेंट थॉमस स्कूल में हुई, जहां वो सेकंड टॉप रही, जिसके बाद वो मेडिकल की तैयारी करने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज पहुंची। परिवार को अब एक भरोसा जाग उठा था कि हमारे घर में भी एक डॉक्टर होगा। अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए हजारीबाग में रहकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। 11 जनवरी को सुबह अपने घर अपनी माँ से बात कर हॉस्टल के बारे में बताई और सुबह नाश्ता में क्या दिया गया था यह भी अपनी माँ से वीडियो कॉल के ज़रिए बताई। जिसके बाद उसने अपनी माँ से कहा कि आज एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देने जाऊंगी। उसके बाद फिर जब घर वालों ने उसे कॉल किया तो उसका कॉल बंद पाया गया। बार बार प्रयास करने के बाद भी जब उसका कॉल नहीं लगा तो उसने हॉस्टल में रह रही पूजा की दोस्त से बात की तो उन्होंने कहा कि हॉस्टल में पूजा नहीं है और काफ़ी देर से यहाँ नहीं आई है। जिसके बाद उसकी खोजबीन शुरू हुई और कल सुबह उसका शव पतरातू डैम में तैरता मिला। जानकारी तो जैसे हमको मिला, यहाँ चाचा के द्वारा मिला कि जो है डेरा हम आए तो पता चला कि ऐसे मोबाइल का बहन का मोबाइल सुबह 1 बजे से मैंने 1 बजे से बंद था। फिर वहाँ के जो इनके मित्र थे वार्डन ने ये जो था दिव्या भारती पूजा भारती की सखी, उससे बातचीत करने के बाद पता चला कि हॉस्टल में वो नहीं है। फिर वहाँ से वार्डन भी फोन किया कि सब जगह छानबीन किए, खोजबीन किए, ये हॉस्टल में नहीं है। तो फिर हम और यहाँ से चाचा जी कॉलेज के लिए लाइन बस से चले गए। वहाँ जाने के बाद सुबह पहुँचे। सुबह पहुँचने के बाद वार्डन को कई बार फ़ोन किए, वार्डन नहीं उठाई। फिर
एक सर थे, सर का नाम नहीं है, सर को भी कई बार फोन किए नहीं उठाए, बोला रात भर ही सर लोग वार्डन लोग जगी हुई थी, इसलिए जो है नहीं उठा रहे। फिर थोड़ा देर के बाद जो है फोन किया कि आइए सर आए हैं। हम लोग गए सर के पास, सारा बात रखे कॉलेज में। हाँ, उसके बाद बोली कि 10 बजे हम लोगों को थाना प्रभारी बुलाए। तो हम लोग सोचे कि थाना प्रभारी 10 बजे बुलाए, तो हम लोग एक बार थाना चलिए। थाना गए, थाना में प्रभारी महोदय नहीं थे, नंबर नहीं मिला हम लोगों को। फिर हम लोग कॉलेज आ गए। कॉलेज आए तो थाना प्रभारी कॉलेज आए थे, बातचीत ही कर रहे थे। तब तक जो है व्हाट्सएप पे मिला कि जो है हाथ पैर बंधा हुआ है, मुंह कान फुला हुआ डैम में, पतरातू डैम में बॉडी मिला। मैंने तब तक आप कंफर्म नहीं थे बॉडी किसका, की पहचान हो गई थी? जैसे व्हाट्सएप पे आया तो पहचान हो गया कि मैंने ये मेरी बहन है। और उसके बाद जो है कॉलेज प्रशासन न पहले, जैसे वो एग्जाम देने के लिए निकली, एग्जाम में एफआईआर नहीं हुए तो कॉलेज प्रशासन को ढूंढना चाहिए कि एफआईआर नहीं हुए। सब एफआईआर जब सब एग्जाम दिए तो एग्जाम आज क्यों नहीं देने आई है? अगर उस समय जहाँ छानबीन किया जाता तो ये घटना आप लोग को कॉलेज प्रशासन सूचना दी थी या कहीं दूसरी जगह सूचना है? नहीं, हम लोग अपने से मैंने जानकारी प्राप्त की कि उनका मोबाइल जो ऑफ हुआ, ऑफ मिलने के कारण लड़की के दोस्त से बात की, तो दोस्त से बात किए तब पता चला, कॉलेज वार्डन को भी तब पता चला कि मेरी बच्ची जो है नहीं है कॉलेज में। जिसके बाद वहां प्रशासन पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तहकीकात में जुट गई। पूजा के हॉस्टल से पतरातू डैम की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। किसी को कुछ भी नहीं मालूम कि पूजा हॉस्टल से इतनी दूर कैसे पहुंच गई। अभी हम लोग जो रामगढ़ एसपी साहब से, हजारीबाग एसपी साहब से और डीआईजी हजारीबाग सर से भी हम लोग संपर्क में हैं और बहुत ही संवेदनशील मामला है। हम लोग पल पल यहाँ पर उनके परिवार से भी हम मिले हैं और वहाँ के जो भी डेवलपमेंट्स होता है उनको तुरंत जो है यहाँ पर कन्वे किया जाएगा और डिमांड है कि अच्छे से जांच होना चाहिए। रामगढ़ एसपी साहब से बात हुआ है तो सभी साइंटिफिक तरीके से उनका पोस्टमार्टम भी मेडिकल बोर्ड से हुआ है और जो भी सैंपल्स कलेक्ट करना है वो कलेक्ट कर लिए हैं। तो हम लोग लगातार संपर्क में हैं। हम लोग पूरा पुलिस, तीनों जिलों का पुलिस जो है एक साथ काम कर रहा है इस पे और हमको उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि पूजा के कुछ अरमान रहे होंगे, सपने रहे होंगे, लेकिन पता नहीं किस दरिंदे की नज़र पूजा को लग गई होगी। हालांकि पुलिस पूजा के कातिल को गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। हाँ, सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 लोगों को डिटेन जरूर किया गया है। चतरा एनआईए व झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड तथा 15 लाख का इनामी रीजनल कमांडर दुर्दांत नक्सली मुनेश्वर उर्फ मुकेश गांजू ने आज विधिवत रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा व सीआरपीएफ के कमांडेंट पवन बासन, एसएसपी निगम प्रसाद, एसडीपीओ अविनाश कुमार समेत अन्य अधिकारियों के समक्ष इसने आत्मसमर्पण किया। रीजनल कमांडर मुकेश प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति सम्मेलन कमेटी यानी टीएसपीसी का सेकेंड सुप्रीमो है। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर किए गए इस खूंखार नक्सली के कारण टीएसपीसी संगठन को एक बड़ा झटका लगने की बात बताई जा रही है। बहुचर्चित पत्रकार इंद्रदेव हत्याकांड व कोयलांचल में टेरर फंडिंग समेत दर्जनों मामलों में पुलिस व राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इसकी तलाश थी। इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसपी ऋषभ झा ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जल्द ही इसे सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर आत्मसमर्पण करने पहुंचे रीजनल कमांडर मुकेश गांजू ने कहा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर वो पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं तथा उन्होंने अन्य नक्सलियों से भी मुख्य धारा में आकर जुड़ने की बात कही।
आत्मसमर्पण के मौके पर नक्सली की पत्नी भी मौजूद थी। झारखंड पुलिस और चतरा पुलिस के द्वारा जो लगातार अभियान और छापेमारी की जा रही है टीएसपीसी संगठन के खिलाफ, उससे प्रभावित होकर टीपीसी संगठन का जो सेकंड इन कमांड है रीजनल कमांडर रैंक का है, ये मुकेश गंजू उर्फ मुनेश्वर गंजू उर्फ मुकेश, जो कुटिल गांव थाना कुंदा जिला चतरा का रहने वाला है। इसने आज हमारे समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसके विरुद्ध झारखंड सरकार के द्वारा 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी गई है और ये करीब 20 साल से एक्टिव है। पहले ये माओवादी दस्ते में था, पहले सीपीआई माओविस्ट का सक्रिय सदस्य था और वर्ष 2007-8 के करीब के बाद से, जब से टीएसपीसी संगठन बनाया गया है, तब से ये लगातार एक्टिव मेंबर रहा है, सक्रिय सदस्य रहा है टीएसपीसी का। और फिलहाल अभी इसे सेकंड इन कमांड माना जाता है, जो टीएसपीसी का सुप्रीमो ब्रजेश गंजू है। उसके बाद इस पे ज़्यादातर मामले इसके विरुद्ध चतरा जिले के ही हैं और बाकी जिलों में भी कुछ मामले हैं। अभी तक 30 टोटल केसेस हमारे समक्ष आए हैं, जिसमें से एक पत्रकार हत्याकांड जो 2016 का मामला है, वो एक इम्पॉर्टेंट केस है इसके विरुद्ध, और बाकी इसके अगेंस्ट ज़्यादातर यूएपी और सीएलए 17 सीएलए के केसेस हैं। दूसरी, समाज में सभी भटके हुए लोग जो भी टीएसपीसी संगठन से लेकर के अन्य संगठन में हैं, मैं उन सभी के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि झारखंड पुलिस तथा झारखंड सरकार की जो भी नीतियां बनी है, ये सराहनीय पूर्वक है। और मुझे लगता है कि जो कदम मैं उठाया हूं, एक कदम बाद बाकी बचे हुए लोग जो हैं उनको भी ये उठाना चाहिए। और इसके लिए झारखंड पुलिस तथा झारखंड सरकार वेलकम कर रही है। मैं आवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि वे लोग आएँ, समाज के मुख्य धारा में जुड़ें और जो सरकार की पॉलिसी है उस पॉलिसी का लाभ लें और अपनी बाल बच्चों के साथ एक अच्छे जिंदगी, एक अच्छे परवरिश देने का काम। केंद्र व राज्य सरकारें भले ही उस शिक्षा को बढ़ावा देते हुए गरीब बच्चों को शिक्षित कर रोजगार से जोड़ने के दावे कर ले, लेकिन हकीकत न सिर्फ इससे है कि बल्कि इनके दावों को मुंह चढ़ाती हुई नजर आती है। सरकार के उच्च शिक्षा का मजाक किस तरह से उड़ाया जा रहा है, इसकी बानगी देखनी है तो आप चतरा जिला के मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित आईटीआई कॉलेज को देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ छात्रों का नामांकन तो किया जाता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। बिना ज्ञान पाए ही छात्रों का परीक्षा के लिए फॉर्म भरवा दिया जाता है। इतना ही नहीं, पढ़ाई ना क्लास फिर भी छात्र पास। जी हाँ, यह कहावत यहाँ 100% चरितार्थ हो चुकी है। यहाँ के छात्र अच्छे अंक लाकर भी पास करते हैं। छात्र छात्राओं को बेहतर औद्योगिक शिक्षा के लिए उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया गया था। इस संस्थान का निर्माण सिमरिया प्रखंड के इचाक कला गांव में कराया गया, जो अब गांव की मात्र शोभा मात्र वस्तु बनकर रह गई। दरअसल यह संस्थान शिक्षक विहीन है। 4 साल बीत जाने के बाद इस संस्थान में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। 160 छात्रों का नामांकन का लक्ष्य है। देखा जाए तो इस संस्थान में छात्र जैसे तैसे पढ़ाई कर सत्र पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे आईटीआई कॉलेज तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ क्लास एक भी दिन नहीं चलता है। यहाँ पे बीते 2016 में यहाँ पे नामांकन हुआ था। 2016 में नामांकन होने के पश्चात एक दिन भी यहाँ पे क्लास किसी भी विद्यार्थी का नहीं लिया गया। मानते हैं कि 2020 में कोरोना काल की वजह से क्लास नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहले भी क्लास नहीं हो पाया। और जब ये अभी क्लास सभी जगह ओपन हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लास होने की कोई संभावना दिखती नज़र नहीं आ रही है। हम लोग को भी यहाँ पे सपना था कि यहाँ पे पढ़ लिख के थोड़ा कहीं बाहर में प्लेसमेंट हो, जॉब मिले। माता पिता का भी सपना था कि बेटा लोग कहीं बाहर में जॉब करे आईटीआई पढ़ के, लेकिन यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई होता नहीं है। प्लस में यहाँ पे सामान है जो सब जंग खा रहा है और मतलब कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्म और एडमिशन और एग्ज़ाम हुआ है और ऐसी डिग्री दे रहा है। संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक, फिटर, डीजल, मैकेनिक और वेल्डर की प्रायोगिक प्रशिक्षण से छात्र काफ़ी दूर है। यहाँ रखे प्रायोगिक सामग्री जंग खाकर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है।
कक्षाएं भी गंदगी से भरी है, जिसमें पक्षियों का बसेरा पड़ा हुआ है। लगभग 8 करोड़ के ITI कॉलेज को 12 नवंबर 2016 को सांसद सुनील सिंह और पूर्व विधायक गणेश गंगछू ने विधिवत उद्घाटन किया था। संस्थान खुलने के लोगों ने उम्मीदों की किरण जगमगाई, जिससे शिक्षक, गार्ड, क्लर्क और व्यून आदि शामिल हैं। इन पदों पर न बहाली की गई और न ही नियुक्त को ले आज तक विज्ञापन निकाला गया। प्रशिक्षण संस्थान के बने कई भवन वीरान पड़े हुए हैं, जो आज तक कभी खुले भी नहीं। भवनों को आसपास उगे झाड़ियों में अपने आगोश में ले लिया है। स्थानीय लोगों का उम्मीद की ITI कॉलेज खुलने के यहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ने की सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस कॉलेज में शिक्षकों की कमी से छात्रों के साथ अभिभावकों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया गया। लोगों का कहना है कि सरकार की शिक्षक योजना विफल रही। कुछ दिन पहले सूबे के श्रम व नियोजन मंत्री निरीक्षण के दौरान कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, पिछले 5 साल बीजेपी सरकार रही, लेकिन शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज ITI के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में गठबंधन की सरकार आ गई है। जल्द ही अब ITI कॉलेज में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। प्रयास कर रहे हैं कि छात्रा के जितने हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, ITI करने के लिए पहले खड़गपुर लोग जाता था बंगाल, लेकिन अब सब उपलब्ध प्रत्येक प्रखंड जिला में राज्य में है। शिक्षक की नियुक्ति के लिए नियमावली में हम लोग सब विभाग के स्तर से करके माननीय मुख्यमंत्री यहाँ भेजे हैं और पहले तो GPC करेगा, तो जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा बहाली कदम उठाया जाएगा, उसके बाद सभी रीत पर से भरा जाएगा। चतरा सदर प्रखंड के सिजुआ गांव में 36 एकड़ जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष की आशंका बन गई है। जानकारी के मुताबिक भूमि विवाद का यह मामला CO के न्यायालय में गांव श्री सिंह और प्रभु यादव के बीच चल रहा था। इसी बीच श्री सिंह न्यायालय से 18 एकड़ का मुकदमा हार गए, तो वहीं जीते हुए पक्ष प्रभु यादव ने जमीन पर खेती-बाड़ी करना शुरू कर दिया। भूमि विवाद के एक नाटकीय घटनाक्रम में इस मामले में मौके पर फायदा उठाते हुए एक तीसरे पक्ष में, जो कि श्री सिंह के रिश्ते में भतीजी लगती है, उसने गांव के कुछ लोगों को इसी विवादित जमीन पर एग्रीमेंट कर दिया। इस पूरे प्रकरण जमीन विवाद के पक्ष में जिला प्रशासन से मांग किया। जब मामला CO के न्यायालय में चल रहा था, तब जमीन की रजिस्ट्री ना हो, लेकिन तीसरे पक्ष ने एग्रीमेंट करवा लिया था, जो रजिस्ट्री करवाने के लिए निबंधन कार्यालय का चक्कर लगा रहा था। आपको बताते चले कि रात के अंधेरे में इसी मामले को लेकर 2 दिन पूर्व तीसरा पक्ष रजिस्ट्री करवाने रजिस्टर ऑफिस पहुंचा। इस बात की जानकारी मिलते ही दूसरा पक्ष भी रजिस्ट्री कार्यालय पहुंच गया। दोनों पक्ष आपस में ही भिड़ गए और लड़ाई झगड़ा करने लगे। इसी बीच किसी ने स्थानीय थाना को सूचना दिया, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला को शांत कराया। दोनों पक्ष जिला प्रशासन से मांग की, जब तक CO के न्यायालय ने भूमि विवाद पर चल रहा है, तब तक खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया। सिजुआ गांव के करमाही टोला में प्रभु यादव से 36 एकड़ जमीन को लेकर न्यायालय में मामला चल रहा था, लेकिन हम लोग 18 एकड़ जमीन न्यायालय में हार गए। लेकिन अभी भी 18 एकड़ जमीन का विवाद न्यायालय में चल रहा है। इसी बीच हमारी चचेरी बहन गांव के कुछ लोगों से केवाला कर दी है, जिस कारण गांव में मारपीट की नौबत आ गई है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। मामला है कि हम 18 एकड़ पर लड़ रहे हैं और न्यायालय में केस चल रहा है, और उसका भतीजी जो है कवाला करने के लिए कवाला कर दिया है कोर्ट में, और कवाला कर दिया है तो वहाँ पर ही बहुत झगड़ा बढ़ा। पुलिस आया तो रोकथाम किया है, और हम लोग गए तो कहा कि नहीं, तो कवाला तो कर दिया है, लेकिन जो कवाला लिया है उस पर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा तो मारपीट के या जान जाए के भी नतीजा होगा। हम कहते हैं कि ये उस कवाला को रोक दीजिए और उन लोग का छानबीन कीजिए, कवाला कैसे लिया है नहीं लिया है।